नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जहाँ मैं आपकी मदद करूँगी आपके जनरल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर करने के लिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग. It's not merely the absence of disease, but your well-being of physical, mental and social. Now, lifestyle factors are important, environmental factors are important, and some genetic factors are important. So let's start with the lifestyle one. If you go with a healthy lifestyle, अगर आपका lifestyle important है, आप exercise properly करते हैं, आप खाना जो है वो limit में खाते हैं, eating within limits, avoiding worry and leading a good health, तो ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर है जिन्हें अच्छा माना जाता है। कॉन्ट्रायरली, अगर आपका लाइफस्टाइल बैड है, आपको स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की हैबिट है, तो वो लाइफस्टाइल फैक्टर नेगेटिव माना जाता है। सेकेंडली, एनवायरमेंटल फैक्टर। सेफ़ एनवायरनमेंट फैक्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एयर ही होना चाहिए। आपका घर, आपका ऑफिस, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह से हम इन तीनों चीज़ों में कहीं लैक करते हैं तो हम बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। लाइक कुछ लोग अगर किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जो हैज़र्ड हो सकता है उनकी हेल्थ के लिए, तो वो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोल माइनर है जो कोल माइंस में वर्क करते हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ अगर कोई ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके। नाउ थर्ड इज़ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स डिजीज़ में बी पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। जेनेटिक से कुछ डिजीज़ पास ऑन हो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, इन सबको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड इज़ लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। किस किस लेवल में हेल्थ केयर सर्विस मिलती है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सो हेल्थ केयर इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजेंसीज। जितने भी एजेंसीज प्रोवाइडर सर्विसेज देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है, उनको हम मिलाकर कहते हैं ये हमारे हेल्थ केयर हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। इसमें हमें ये देखना है कि इनका काम होता है प्रमोट करना, गुड हेल्थ मेंटेन करना, मॉनिटर करना और रिस्टोर करना कि जो उनके पीपल हैं, उनकी कंट्री की, उनकी लोकेलिटी की, उनकी सिटी की, उनके डिस्ट्रिक्ट की, उनकी हेल्थ कैसी है। इन सब बातों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर हैं। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है, डेथ रेट कितनी है, सिकनेस रेट कितनी है, डिसेबिलिटी रेट कितनी है, सोशल एंड मेंटल हेल्थ लोगों की कैसी है, न्यूट्रिशनल स्टेट पीपल की कैसी है, कितना न्यूट्रिशन उनको मिल पाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे उनकी इंडस्ट्रियल एरिया कितनी पास है या कितना दूर है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर कैसी है, वो कितना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, इन सब बेसिस के ऊपर उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? 3 लेवल में हम देते हैं, 3 तरह की होती हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सर्विसेज वो होती हैं जैसे अगर आप किसी भी स्मॉल सिटी में रहते हैं या आप जो आपके यहाँ पर कोई छोटे क्लिनिक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन्हें हम प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है वो एज अ फैमिली डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, वो हमें मेडिसिन देता है, वो हमारा इलाज करता है, हमें कफ, कोल्ड, फीवर या कोई भी इस तरह की बीमारी है उसके बारे में वो हमारा इलाज करते हैं, इसे हम प्राइमरी हेल्थ सर्विस कहते हैं। नाउ सेकेंडरी सर्विसेज जो होती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, उनमें मेडिकल स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इनके अंदर आपकी इंटेंस केयर होती है, जिसे हम कहते हैं आईसीयू में रखा जा रहा है, इंटेंस केयर यूनिट होती है, एम्बुलेंस सर्विस होती है, पैथोलॉजी होती है। अगर किसी तरीके के ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट रिक्वायर्ड हैं तो पैथोलॉजी लैब होती है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होती है, वहाँ एक्सरे की फैसिलिटी होती है और अदर मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, तो उसे हम सेकेंडरी मेडिकल सर्विसेज कहा जाता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर कहा जाता है। टर्शरी जो होती है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव हेल्थ केयर्स होते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, अगर किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, स्पेशल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम टर्शरी हेल्थ केयर में इंक्लूड करते हैं। नाउ डी पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। अब हम इंडिया के ऊपर आते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ सर्विसेज के लिए।
3 चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन रिलेटेड, हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, लेवल ऑफ पॉवर्टी कितनी है, अफेक्ट उस कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो उस बेस पे डिपेंड करते हैं आप कौन सी डेमोग्राफी में रहते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, पॉपुलेशन कितनी है। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दैन सोशल फैक्टर हैं जिसमें पता चलता है कि आप रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं रूरल एरियाज़ में जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी कम है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी कम है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है लाइफस्टाइल, लेकिन अर्बन का सेडेंट्री ज़्यादा है, रूरल पीपल जो हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और क्योंकि सर्विसेज रूरल एरियाज़ में कम है और अर्बन में ज़्यादा हैं, तो लोग शिफ्टिंग भी करते हैं, मूव करते हैं, पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमें ये देखना चाहता है कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना है लोगों का, क्योंकि पहले से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब लॉन्गर लाइफ स्पैन होने लगा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ थी जिनसे डेथ रेट ज़्यादा हो जाता था, बट अब उनका हमारी मेडिकल इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है, उनका इलाज कर सकते हैं, वो अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत हेल्प करती है लोगों की। तो एज हमारी बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। नाउ इवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का कैसे इवेल्यूएशन है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर ESI एक्ट 1948, ये आप याद रखेंगे। ESIC implementing agency that runs its own hospitals and dispensaries, workers earning up to 15,000 covered under contributory scheme, जहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय 1.75% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर 4.75% कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट 12.5% कंट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हेल्थ स्कीम्स, it was introduced in 1954 for central government employees including pensioners and their family members working in civil jobs। इसमें भी बेसिकली जो फंड है वो पार्टली एम्प्लॉयज़ और लार्जली बाय एम्प्लॉयर पे किया जाता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ नॉमिनल चार्जेस में देते हैं, जिनकी सैलरी 15 रुपये से लेकर 150 रुपये पर मंथ तक है, उनको इंक्लूड किया जाता है। कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस, इट वॉज ऑफर्ड by some of the non-life insurer before as well as after nationalization of insurance industry। In 1986, आप याद रखेंगे 1986, first standard health insurance product for individual and their family was launched in India। The product Mediclaim was introduced to provide coverage for hospitalization expenses up to a certain annual limit, and certain exclusions such as maternity, pre-existing diseases इनको include नहीं किया जाता। मैटर्निटी होता है जब आप कोई बेबी डिलीवर करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ है, आपको पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले से है, तो हम उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ ग्रोन ट्रिमेंडसली बट देयर इज़ अ लार्ज अनटैप्ड मार्केट इवन टुडे। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लार्ज स्केल में, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, तो अनटैप्ड मार्केट आज भी है जिन्हें अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज़ नहीं सेल की गई हैं। Health insurance market, it is made up of many players, some providing the infrastructure, service, intermediaries and other regulatory, educational as well as legal entities। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आता है जो नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जिनमें ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, आशा जिसे हम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ कहते हैं। सब सेंटर्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर एवरी 5,000 पीपल, बनाए गए हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ रेफर्स होते हैं। 6 सब सेंटर्स होते हैं जो 30,000 लोगों की पॉपुलेशन को सर्विस देने के लिए बनाए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, दे आर रेफरल फॉर 4 प्राइमरी सेंटर्स एवरी 1 लाख पॉपुलेशन। 4 बने होते हैं 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। रूरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेजेस, अदर एजेंसीज बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट सच एज हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज ऑफ रेलवेज, डिफेंस एट्सेट्रा। इन सब की अपने अपने डिपार्टमेंट की आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आप देखेंगे आर्मी है, तो आर्मी के अपने अलग हॉस्पिटल्स हैं, अपने अलग डॉक्टर्स हैं, अपनी अलग डिस्पेंसरीज़ हैं। तो उनके जो सर्वेंट्स होते हैं जो आर्मी में काम करते हैं वो वहीं पे जाके सर्विसेज
यूज़ करते हैं, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विस. नाउ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स. इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज प्राइवेट सर्विस हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर ranging from trust, solo practitioners, diagnostic laboratories, pharmacy shops, private health expenditure accounts more than 75%. आप देख रहे हैं जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होता है वो 75% आपका प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स पे होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो मेडिसिन बनाते हैं. It is a large industry which has grown from 10 crores in 1950 to 55,000 crore till now. तो आप देख सकते हैं करीब 70-72 साल के बीच में जो रेशियो है वो 5,500 टाइम्स बढ़ गया है, इतने करोड़ बढ़ गए. Insurance providers. General insurance sector provides a bulk of industry insurance services. There are 5 standalone health insurance companies as on date. 5 कंपनीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं. नाउ इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस ब्रोकर. दे आर द इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स and work independently of insurance companies. They represent people and are remunerated by the insurers. जो कंपनी है वो उन्हें पे करते हैं. इंश्योरेंस एजेंट्स, जो हम भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट एजेंट बन सकें. सो दे आर इंडिविजुअल्स who work for one life, one non-life and one standalone insurance company and they are also remunerated by insurer. जिस भी कंपनी के हम इंश्योरेंस एजेंट होंगे वो हमें पे करेंगे रिम्यूनरेशन. नाउ TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स. आप ध्यान रखेंगे दिस इज एडमिनिस्ट्रेटर. लोग थर्ड पार्टी असिस्टेंस करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं, थर्ड पार्टी अवेलेबल एश्योरेंस, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि TPA स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स. They provide administrative services to companies such as preparing database, collecting bills, providing health cards, etc. Web aggregators. They are the newest types of service providers through web and telemarketing. They are remunerated based on the leads converted to business. Insurance marketing firms, they have been permitted to sell insurance products of 2 life insurance, 2 non-life insurance and 2 standalone health insurance companies, and they are allowed to solicit or procure only retail business. Insurance marketing firms. Now the last point here is other important organizations. कुछ और भी important organizations हैं like IRDA, जिसे हम Insurance Regulatory and Development Authority of India के नाम से जानते हैं. It is an insurance regulator formed in 2000 by Parliamentary Act. आप याद रखेंगे 2000 by Parliament Act, which regulates all business and companies in the market. General Insurance and the Life Insurance Council are make recommendations to IRDAI, Insurance Information Bureau of India. It collects analysis and creates various sector level reports for industry to enable data-based and scientific decision making, including pricing and framing of business strategies. Educational institutes such as Insurance Institute of India III, जिसे हम कहते हैं, National Insurance Academy NIA, provide variety of insurance and management related training. Now medical practitioners, they assist insurance companies and TPAs in assessing health insurance risks of prospective clients and advise insurance companies in case of difficult claims. Legal entities, the last point here to discuss. Insurance ombudsman, consumer courts as well as civil courts will play vital roles in health insurance market when it comes to redressal of consumer grievances. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम को पास करने में ये हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कल मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ. आज के लिए खुदा हाफिज़. सी यू टुमारो.